बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और इस वक्त देश में जो सबसे बड़ी चर्चा है, वर्ल्ड कप के बाद 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों की चर्चा हो रही है। 4 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, तेलंगाना का बाकी है। और इस बीच में हमारे साथ हैं वैभव कुमार, जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वैभव जाने पहचाने चेहरे हैं। वैभव जी DNN, जो दलित न्यूज नेटवर्क, उसके एडिटर हैं। और जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आई थिंक मिजोरम को छोड़ के बाकी 4 राज्यों के चुनाव को इन्होंने करीब से देखा है, जमीन पे गए हैं, तमाम रैलियां कवर की हैं। और जो दलित पर्सपेक्टिव से, जो बहुजन पर्सपेक्टिव है, उसके थ्रू इन्होंने चुनाव को करीब से देखा है। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। वैभव जी, कहाँ गए आप, और आपका जो फर्स्ट एक ऑब्जर्वेशन है इन चुनावों को लेके? हम मिजोरम की बात नहीं करेंगे, हम 4 राज्यों की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान की। क्या है आपका पहला ऑब्जर्वेशन? कहाँ गए? देखिए, पहले तो हाँ, मैं मध्य प्रदेश गया क्योंकि वहां पे एक चरण में चुनाव थे, यानी कि छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा एक साथ वोट हुआ। उसके बाद मैं राजस्थान में था। और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं कि बहुजन मीडिया होने के नाते मेरा अधिकतर फोकस जो है वो बहुजन राजनीति पे होता है। BSP क्या कर रही है और बाकी पार्टियां कौन कौन सी नई आ रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, ये सब देखा। तो हिंदी पट्टी के जो चुनाव हैं 3 राज्यों के, वो थोड़े अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं। और तेलंगाना अपने आप में एक पृथक क्षेत्र है क्योंकि भाषाई भिन्नता तो है ही और मुद्दे भी वहां के अलग हैं। तो इन 3 राज्यों में मेरा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि मुद्दे बहुत ज्यादा प्रधान नहीं है चुनाव में, समीकरणों की प्रधानता है। तो समीकरण, जातीय समीकरण, क्या जोड़ घटक बैठ रहा है, प्रत्याशी भी उस आधार पर चुने जाते हैं और उसी आधार पे जनता वोट भी देती है। तो ये एक बहुत फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है इस चुनाव की। समीकरण क्या कहते हैं 4 राज्यों में? तेलंगाना पे बाद में आएंगे। इन 3 राज्यों में जो आप घूमे, वहां के समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां दलित और आदिवासी वोटर काफी अहम है। किधर जा रहे हैं इस बार? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का जो सारा विश्लेषण है, जो उसकी पूरी विवेचना है, वो टीवी का मीडिया करता है। और टीवी का मीडिया जो है वो दलितों के मुद्दे, उनके विषय, उनके जो घटनाएं हैं उस पर चर्चा नहीं करता। और चुनाव जो है वो उन मुद्दों पे हो नहीं पाता। मसलन अगर बात करें दलित राजनीति की, तो एक मध्य प्रदेश का एक उदाहरण ले लीजिए। सीधी कांड हुआ था, वो एक छोटी मोटी बात नहीं, एक जघन्य है, एक अमानवीय कृत्य है, जो कि एक जिसे कहते हैं ब्लेटेंट कास्टिज्म, एक जघन्य जातिवाद की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब करता है। ऐसे मुद्दे, बड़े मुद्दे चुनाव में नहीं बन पाते हैं। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि जो डिस्कोर्स है उसको टीवी की मीडिया सेट कर रहा है। और दलित बहुजनों का जो वोट आप कह रहे हैं, देखिए परंपरागत रूप से इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो यहाँ जो दलित समाज है वो कांग्रेस को कभी प्रेफर करता है तो कभी कभी बीजेपी को प्रेफर करता है, लेकिन ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस को वोट होता है। इन सबके बीच में, इन तीनों ही राज्यों में तीसरी ताकत जो है वो बसपा है। आंकड़ों के लिहाज से, विधायकों के लिहाज से आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी तीसरी ताकत BSP है। और BSP इसके अंदर एक बड़ी ताकत बन के मध्य प्रदेश में इस बार उभरने वाली, क्योंकि BSP ने इस बार 1 दर्जन ऐसे कैंडिडेट दे दिए, कम से कम मैं आपको सीटों के नाम बता सकता हूं, जहां पे वो फाइट में रहेंगे। अगर नहीं फाइट में रहेंगे तो हार जीत निर्धारित करेंगे। और किसकी सरकार आ रही, कहा नहीं आ सकता। देखिए, कांग्रेस का CM चेहरा जो है वो कमलनाथ है, उनको उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है। इसमें अगर आप दलित विमर्श की बात करें तो इसमें दलित विमर्श जो है वो गायब है। लेकिन इस चुनाव में दलित विमर्श गायब है। जो भी दलित विमर्श के जो इसमें इंटरवेंशन है वो BSP की वजह से हो पाता है। जो बहुजन राजनीति है, जो फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा कहीं से आती है, कहीं से आपको जय भीम नजर आता है, ये दलितों के मुद्दे आपको मन से सुनने को मिलते हैं, तो बसपा की वजह से मिलते हैं। लेकिन किसकी सरकार आ रही है, नहीं आ रही, इसके लिए हम 3 तारीख का इंतजार करेंगे। तो वैभव जी, आपने कहा कि दलित विमर्श गायब है, लेकिन जैसे मैंने सवाल पूछा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में दलित और आदिवासी बड़े फैक्टर हैं। राजस्थान में तो 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दलित और आदिवासी के लिए 59 सीटें रिजर्व हैं।
आरक्षित 30, है जी। हाँ, रिजर्व है ना? और तकरीबन 31% वोट हैं इनके, जिस दोनों का मिला के। मध्य प्रदेश में 230 में से 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 47 सीटें, 82 सीटें रिजर्व हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। एससी के लिए बड़ा 35 नंबर और है। ट्राइबल के लिए 47। हुँ, बावजूद इसके, और यहाँ पे एससी एसटी की आबादी मध्य प्रदेश में 40% से ऊपर है। छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है, वहाँ पे जो आदिवासी वोटर है वो 34% है। 29 सीटें रिजर्व हैं इनके लिए। इतना बड़ा नंबर है, इतनी ज्यादा सीटें रिजर्व हैं, फिर भी दलित विमर्श गायब क्यों है? आपको क्या देखिए एक महसूस हुआ? मैं बताता हूँ, इसके महत्वपूर्ण 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले तो टीवी की मीडिया और जो नया पैदा हुआ अल्टरनेट मीडिया है। देखिए ऐसा है कि जो डिजिटल स्पेस है, उसमें बहुजन मीडिया बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत सारे ऐसे चैनल, कई दर्जन चैनल तैयार हो गए, जो केवल कवर नहीं करते हैं, जो कि विमर्श को भी तय करते हैं, ओपिनियन रखते हैं अपना बड़े पैमाने पर। तो जब ये चैनल्स अपना काम कर रहे थे, तो पीछे से ही कहीं न कहीं जो ताकत है देश की, फासीवादी, मनोवादी ताकत है, उनको महसूस हुआ कि ये अल्टरनेट मीडिया बड़ा स्पेस बन सकता है। तो उन्होंने अपने टीवी वाले एंकर इधर भी उतार दिए हैं। ओके। तो वही टीवी वाले एंकर अब डिजिटल स्पेस में यूट्यूब, फेसबुक पेज पे घूम रहे हैं जगह-जगह, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में, बड़े-बड़े संसाधनों के साथ, और वो वही बाइनरी सेट कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस है और भाजपा। देखिए चुनाव द्विपक्षीय नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, चुनाव कहीं भी द्विपक्षीय नहीं है, चुनाव त्रिकोणीय, चौकोनीय है। एक जगह चौकोनीय है और बसपा की मौजूदगी की वजह से त्रिकोणीय तो है ही। लेकिन दलित विमर्श इसलिए गायब है क्योंकि जनता टीवी की जो खबरें हैं उनको चितकाए लेके देखती है, टीवी की डिबेट सुनती है, कोई माहौल बता रहा है कि माहौल क्या है उसको सुनते रहते हैं, वो माहौल के नाम पे एजेंडा परोस देता है आपको। तो यही सारी दिक्कत है। और आप देखेंगे कि जो टीवी से निकल के एंकर आए हैं उनकी व्यूअरशिप मिलियंस में चली गई है, मिलियंस में चली गई है। और दलित समाज, बहुजन समाज उनको बड़े पैमाने पे देख रहा है, जबकि बड़े-बड़े जघन्य अत्याचार, उत्पीड़न के जो घटनाएं हैं, जो कि मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, या फिर जो ट्राइबल्स के इश्यूज हैं, उनके ऊपर वो टीवी से निकले हुए एंकर जो हैं, जो अल्टरनेट मीडिया के बड़े धुरंधर बन गए हैं, वो खबर नहीं करते हैं, विश्लेषण विवेचना नहीं करते हैं बिल्कुल। बाकी आपका जो मूल सवाल था कि दलित मुद्दे, दलित विमर्श जो है वो क्यों नहीं बन पाया, वो इसलिए नहीं कि एक तो दलित समाज जो है वो अपने मुद्दों को मुद्दा नहीं बना पाता, वो उस पे घेर नहीं पाता, वो सरकारों को या पार्टियों को नहीं बता पाता कि ये हमारा मुद्दा है, इस पे हमें समाधान दोगे तो हम वोट करेंगे। बाकी जो फ्री की राजनीति है, जिसमें सिलेंडर मिल रहा है और बाकी चीज़ सुविधाएँ मिल रही है ना, वो भी एक चिंताजनक स्थिति, क्योंकि आपकी मूल समस्याएँ जातिवाद से लड़ाई है, नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन है, आर्थिक उन्नति है, लेकिन जनता को इस कदर असहाय कर दिया जाए कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे, कि एक 2 वक़्त की रोटी मिल गई, 5 किलो अनाज मिल गया, तो विकास हो गया। ये विकास नहीं है ये बेसिकली। तो क्या ये तो बहुजन आपको समाज बहुत पार्टी तो क्या बहुजन समाज पार्टी, जिसका ये काम था, लोगों ने सोचा था हुँ, कि वो हुँ, वो इतना दबाव बनाएगी कि मुद्दे बनाने के लिए दूसरी पार्टियां मजबूर हो जाएंगी, और उसने किया भी है हुँ। ऐसा। तो वो लैग कर रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि लैग कर रही है वो, और लेकिन एक डेफिसिट ज़रूर है। मतलब एक हुँ, डिमांड सप्लाई का गैप है कि जितना बड़े पैमाने पर आईटी टूल्स को, सोशल मीडिया को अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, अपना लेना चाहिए था समय रहते, वो नहीं हुँ। अपना पाई। समय के साथ-साथ बदल रहे हैं, लेकिन राजनीति भी इतना तेज़ी से बदल रही है ना कि वो डाल-डाल और पात-पात वो वाली बात हो करते रही हैं, है। दूसरी चीज़ें छूट जाती हैं, संसाधनों हाँ, तो की। ये जी, जी, जी। देखो अब एआई का ज़माना आ गया है, हुँ, एआई टूल्स आ गए हैं, और देखिए दूसरी बात ये भी है कि बसपा के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। देखिए परिणाम हुँ, कुछ भी आए, हुँ, परिणाम कुछ भी हो सकता है, परिणाम को नहीं कहा जा सकता। जातीय समीकरण है, स्थानीय समीकरण है, मुद्दे हैं, प्रत्याशियों के जोड़ घटक हैं, परिणाम उसके आधार पर निर्धारित होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर बीएसपी जैसी पार्टी के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र होता है, या हुँ, उसको दरकिनार किया जाता है। टीवी के चैनलों की डिबेट में उसको क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। एक चैनल की डिबेट में मैं हुँ, बैठा हुआ था, तो वहां कहा कि हुँ, बसपा जो है क्षेत्रीय पार्टी भी है। अब एंकर हुँ। को क्या नहीं पता कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसको इग्नोर क्षेत्रीय किया पार्टी जाता का है, बिल्कुल, मैंने भी इग्नोर, देखा है। हाँ, उसको अच्छा, उसको डिमीन किया जाता है, उसको हल्का आंका जाता है बेसिकली। हाँ, कांशी राम जी शुरू से ही कहते रहे हैं कि मनुवादी मीडिया, इसीलिए उन्होंने मनुवादी मीडिया कहा था। आजकल तमाम लोगों ने हाँ, नाम ले रखा है, लेकिन उसका जो मूल चरित्र है वो मनुवादी मीडिया का ही है। खैर, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुजन समाज पार्टी की तमाम रैलियों को कवर किया, मैं देख रहा था लगातार हुँ, आपको। बसपा की राजनीति को बिल्कुल। भी आप करीब से देख रहे हैं। जी। बसपा को लेकर आपका क्या आकलन है? उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा इन 4 राज्यों में?
देखिए, मेरा मानना है कि बीएसपी का प्रदर्शन तीनों ही राज्यों में, तेलंगाना को मैं फिलहाल अलग से मैं उसकी बात कर हुँ, लूंगा, हुँ, इन तीनों ही राज्यों में बेहतर होना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ साहब कांशीराम की कर्म भूमि रही है। जांजगीर हुँ, चांपा से उन्होंने जांजगीर अपने जीवन का चांपा। पहला चुनाव लड़ा। और मैं आपको हुँ, बता दूं, मैं बिलासपुर गया था। हुँ, उत्तर भारत के लोग शायद इस बात को महसूस ना कर पाए कि वहां आंदोलन और वहां मिशन जो है, बहुजन मिशन, फुले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा कितनी गहरी है। बुजुर्ग हुँ, लोग, महिलाएं वहां जय भीम करके भागी चली आ रही हैं। हुँ, मैं आपको ये बिलासपुर की बात कर रहा हूं, और मैं उस रैली में था, तो किलोमीटरों दूर, मतलब कम से कम 4 किलोमीटर दूर, तो पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। देखिए, सरकारें दूसरी पार्टी की होती हैं और बसपा को वहां जाके चुनाव लड़ना होता है, तो हुँ, वो हुँ, सरकारें भी कहीं ना कहीं जो है वो तल्खी रखती हैं, सख्त रहती हैं। हुँ, तो वहां जनता पैदल जा रही है, और उनसे पूछें तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको वो मिशन मिला है, आंदोलन मिला है। हुँ, इसीलिए वहां आप देखेंगे कि बसपा ने 2 विधायक जिताए। बसपा के एक जैजैपुर विधानसभा है, केशव हुँ, चंद्रा विधायक है, और हुँ, पामगढ़ है, वहां से इंदु बंजारे विधायक हैं। वो हुँ, विधायक जो है ना, वो ऐसे नहीं बने हुए, वो अपनी ताकत तो उनकी है ही, लेकिन हुँ, कांशीराम साहब की जो लगाई हुई मिशन की, आंदोलन की, अम्बेडकरवाद की जो पौध थी, उसने हुँ, फल दिया है, तब जाके वहां विधायक बने हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है वो बेहतर, लेकिन हाँ, ट्राइबल्स को सोचना पड़ेगा। जो हुँ, ट्राइबल वहाँ का समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसको अपने आप को एसिमिलेट करना पड़ेगा लार्जर अम्बेडकरिज्म से। तो उत्तर हुँ, भारत में जो एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आया, उसको कई राज्यों ने नहीं समझा है। जिन्होंने समझा है, वो उस राह पे चले हैं, वहां पे उनको अपनी सरकारें मिली। और एक और बात, आप अभी आंकड़ा गिना रहे थे कि किस हुँ, राज्य में कितने कितने आरक्षित सीटें हैं। देखिए, हुँ, आरक्षित सीट पे कौन जीत के आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी पार्टी से जीत के आता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हुँ, हुँ, नहीं तो राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इन सीटों में विधायक बैठे हुए हैं। सीधी हुँ, कांड पे किसने मुंह खोला, आप बताइए। हुँ, हुँ, इंद्र मेघवाल पे किसने मुंह खोला, जितेंद्र मेघवाल की हत्या को किसने मुंह खोला। दर्जनों हत्याकांड हो गए, दर्जनों बड़े जघन्य अपराध हो गए, घोड़ी से उतार दिया, मुंह से अपने मार दिया। इस आरक्षित सीट के विधायकों ने किसने मुंह खोला, आप ये बताइए। अच्छा, ये 3 वाजिब सवाल है आपका। तो ये जो 3 राज्य हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल तेलंगाना को अलग रख के, यहाँ पे जी, कितनी-कितनी सीटों पे बीएसपी मजबूत लड़ाई में है? कितनी सीटें निकाल सकती हैं ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप आंकड़े जो भी नाम देखेंगे, आपको क्योंकि याद मैं, हो तो आप उसका भी ज़िक्र कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। हुँ, मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के अंदर ही 2 से 3 सीट बहुत स्ट्रांग है। जैसे अब हुँ, मुरैना खुद की विधानसभा, वहां से बलबीर सिंह दंदोतिया चुनाव मैदान में है, पूर्व विधायक हैं, वो बसपा के विधायक रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। इसके माफ कीजिएगा, मुरैना से नहीं है वो दिमनी से है। मुरैना से हुँ, रुस्तम सिंह मैदान में है। रुस्तम सिंह जो है वो बीजेपी के पूर्व के जो वहां के मंत्री रहे हैं, कैबिनेट के, राज्य सरकार हुँ, में, उनके पुत्र हैं, रुस्तम सिंह के पुत्र राकेश रुस्तम सिंह। बहुत हैवीवेट कैंडिडेट हैं, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। हाँ, हुँ, ये जरूर है कि आखिरी समय की उठापटक हो, और चुनाव जो है वो एक रात पहले ही गड़बड़ा जाता है कई पार्टियों का, हुँ, वो हुँ, सब तो आपको मालूम ही है। हाँ, लेकिन उनके समीकरण है। इसके अलावा पथरिया में बसपा की विधायक है रामबाई सिंह परिहार, वो मैदान में है। भिंड हुँ, विधानसभा से संजू सिंह कुशवाहा बसपा के वर्तमान विधायक हैं, भाजपा में हुँ, चले गए थे, आखिरी समय में आ गए, टिकट ले लिया, तो वो भी हैवीवेट कैंडिडेट है। इसके अलावा हुँ, सतना में देखिए, सतना के अंदर कई सीटें हैं, जैसे कि रैगांव है, जैसे हुँ, कि सतना की विधानसभा है, वहां से एक हैवीवेट कैंडिडेट बसपा को मिले हैं, जिनका हुँ, नाम है चतुर्वेदी, और पूरा नाम मुझे याद नहीं है, शिवा भैया उनको बोलते हैं वहां पे। हुँ, तो मैं सुबह सतना स्टेशन पे उतरा, जब बिलासपुर से आया, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा क्या माहौल है, तो उन्होंने कहा शिवा भैया अच्छा कर रहे हैं। तो है, बसपा का इस बार अच्छा कैंडिडेट कॉम्बिनेशन मिला है मध्य प्रदेश में। तो बसपा हुँ, का आंकड़ा मुझे मध्य प्रदेश में बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यदि नहीं होता तो बड़ी विवेचना के प्रश्न होंगे। देखिए, आकलन तो किसी का भी गलत हो सकता है, हुँ, और एक हुँ, चिंता की बात भी होगी। हाँ, हुँ, छत्तीसगढ़ में भी आप मुझसे पूछे तो विधानसभाओं के नाम पामगढ़, हुँ, जैजैपुर और हुँ, अकलतरा, इसके अलावा वहां पे मस्तूरी से दाऊराम रत्नाकर साहब लड़ रहे हैं, जो पुराने हुँ, पुराने मिशन के लोग हैं, वो जान, हाँ, दाऊराम हुँ, रत्नाकर साहब काशीराम साहब के समय से ही मिशन में जुड़े हुए हैं। दाऊराम हुँ, रत्नाकर खुद चुनाव लड़ रहे हैं मस्तूरी विधानसभा से। इसके अलावा श्याम टंडन है वहां पे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे वहां 5-6 प्रत्याशी हैं, जिनके जीत हुँ, की प्रबल संभावना है। और हुँ, अगर आप ट्राइबल बेल्ट की बात करें, तो वहां पंडरिया विधानसभा में बसपा को तीसरे नंबर का वोट मिला था, शायद दूसरे नंबर का वोट मिला था। तो हुँ, जो दूसरे नंबर की सीटें हैं, जहां पे थिन मार्जिन है ना, वहां कुछ भी चीजें पलट सकती हैं। हुँ, यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, कि जहां दिमनी है, हुँ, दमोह है, दमोह जिला है,
और निवाड़ी में भी बसपा का प्रत्याशी मजबूत है। तो ये सारे इलाके हैं जहां से बसपा को रिजल्ट आ सकता है, और राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो परिणाम है वो राजस्थान से बेहतर रहेगा मेरे अंदाजे से। अब हाँ, मौजूद हूं मैं तेलंगाना हैदराबाद में। में हूँ इस वक्त। जी, अच्छा, आप हैदराबाद में, चलिए। तेलंगाना में बहन जी जी, ने रैली की है। 2 रैली की 30 बहन जी ने। 2 रैली की अभी तक, 30 नवंबर बाईस को तेईस चुनाव को। होना है। आरएस प्रवीण भी, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, हम्म, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, बीएसपी जॉइन किया, वहाँ लीड कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। उनके जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़, जो लोगों का हुजूम निकल के आ रहा है हम्म। आरएस प्रवीण के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो क्या तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी इस बार दूसरे दलों को अपने प्रदर्शन से चौंकाने जा रही है, झटका देने जा रही है? देख देखिए ऐसा है कि हाँ, मैं आपको बताऊं ग्राउंड में क्या हो रहा है कि आर एस प्रवीण कुमार ने पॉलिटिक्स में जो काम होने चाहिए वो हर काम कर दिया। मतलब राजनीति कैसे करी जाती है ये हम्म, बाकी राज्यों को भी ये मॉडल है। मतलब मैं तो बाकी राज्यों के लोगों से कहता भी हूँ कि आप भी हम्म, इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम्म, उन्होंने प्रॉपर एक आईटी सेल बनाया, मीडिया की टीम्स बनाई हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हैदराबाद खुद आईटी का हब है। यहाँ पे बिल्कुल। प्रोफेशनल, हाँ, आईटी प्रोफेशनल्स की भरमार है। वो लोग बीएसपी हम्म, के साथ जुड़े भी हैं। और खुद आर हम्म, एस प्रवीण कुमार का ना एक अपना पुराना काम है। आपने तो उनका नेटवर्क। इंटरव्यू तब किया था जब वो बसपा में नहीं आए थे, आपने काफी पहले उनका हम्म, इंटरव्यू किया था आप, हाँ। हम्म, उनका एजुकेशन को लेके स्वेरोज जो उन्होंने क्रिएट किए हैं उसको लेके हम्म, बहुत काम है, और इसीलिए उनकी एक छवि है। हाँ, अब जो मूल प्रश्न है वो ये कि कितनी सीट आ सकती हैं, क्या हो सकता है, अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। देखिए हम्म। राजनीति में क्या परिणाम लग रहा हमेशा है, आपका आकलन अप्रत्याशित। क्या है? हाँ, मैं मेरा सीटों की आकलन बात ये नहीं है, करूंगा, लेकिन मतलब क्या दिख रहा है वहां पे? देख मुझे ये रहा है कि बीएसपी एज अ पार्टी स्टैब्लिश हो गई है। परिणाम हम्म, कुछ भी रहे, आने वाली अगले एक दशक की राजनीति में बीएसपी यहाँ एक राजनीतिक ताकत होगी। और जो हम्म, स्टैब्लिश पार्टियां हैं, जो यहाँ की पुरानी पार्टियां नहीं है, बीआरएस हम्म, हो या फिर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा प्रयास कर रही है यहाँ पे कि हम्म, अगर बीआरएस को एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ती है तो कांग्रेस उसमें गेन करना चाहती है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन हम्म, कांग्रेस को नहीं पता कि बीएसपी भी इसमें गेन करेगी। और हम्म, यहाँ जो मिशन है, जो बहुजन राजनीति है, जो 85-15 की बात है, जो जातिवाद या पूरी सामंती जो विचारधारा है उसके खिलाफ एक मुहिम ना जमीन तक पहुंच गई है। मैं हम्म, पेदापल्ली में था। पेदापल्ली हैदराबाद से हम्म, 200 किलोमीटर एक जगह है जहां पे बहन मायावती ने रैली की है। बहन हम्म, मायावती ने सूर्यपेट में रैली की है, सूर्यपेट भी 200 किलोमीटर दूर है। मैं दोनों जगह गया, दोनों रैलियां मैंने देखी। गांव में लोगों तक वो बात पहुंच गई है, और कांशीराम साहब ने यहाँ भी काम किया था, आंध्रा और एपी। वो हमेशा कहते थे कि यूपी के बाद एपी का नंबर है, और वो एपी को तैयार कर रहे थे जब हम्म, अविभाजित था वो। और अविभाजित, आपको पता है कि अब अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंदर बीएसपी की 2 सीटें थी, है ना, सिरपुर हम्म, और निर्मल विधानसभा, जिसमें से एक विधानसभा पे आर एस प्रवीण कुमार खुद चुनाव मैदान में है। तो अगर देखें तो 2-3 सीटें तो दिखती हैं जहां बसपा का जीतना एक तरह से तय माना जाना चाहिए, अगर कुछ हाँ, तो उलटफेर नहीं होता। तो आंकड़ा क्या होगा? देखो, दहाई के आंकड़े की बात की जा रही है कि दहाई का आंकड़ा पार होगा, होगा नहीं होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है तयशुदा कि बीएसपी यहाँ एक फोर्स है, बीएसपी एक ताकत बन गई है। दूसरी पार्टियों को हीट फील हो रही है, यानी कि चुनावी जो एक तरह से सरगर्मी है बीएसपी की गतिविधियों की वजह से। तो हम्म, अब एक ग्रांटेड लेना, यानी कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर प्रखरता से लड़ाई लड़ी गई है। साथ ही हम्म। जो एक जेनरिक मुद्दे हैं, यानी कि जो एक आम जनता के मुद्दे अपनी जगह बना ली है बहुजन समाज पार्टी ने लोगों के बीच में। हैं। और कहीं ना जी। कहीं तमाम दल भी डरे हुए हैं, इसी वजह से केसीआर ने चंद्रशेखर को भी बुलाया था पिछले दिनों वहां हम्म। पे, और एक तरीके से एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स और सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। अच्छा, चंद्रशेखर हम्म। का जिक्र आया, तो क्या है, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर तमाम जगहों पे घूम रहे हैं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और बड़े बड़े दावे हम्म। कर रहे हैं, उनको लेके क्या लगा आपको? देखिए ऐसा है कि उनकी राजनीति, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि साहब हम्म, कांशीराम की बनाई हुई पार्टी बीएसपी है। हम्म, और बीएसपी अभी जिंदा है, बीएसपी फाइट कर रही है। बहन मायावती स्वस्थ हैं, उन्होंने कहा है कि 20 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला है और मैं राजनीति में रहूंगी। लेकिन एक हम्म। राजनीतिक दल के तौर पे आजाद समाज पार्टी क्या कहीं पे भी प्रभावित कर रही है? उसका कोई भविष्य नजर आता है इन 4 राज्यों में आपको? देखिए लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो पॉपुलर वोट बहुत ज्यादा मिल जाए ऐसी संभावना तो नहीं है।
लेकिन हाँ, प्रत्याशी आधारित वोट उनको मिल सकता है किसी ना किसी सीट पे, क्योंकि उनको एक दो जगह पे ऐसे कैंडिडेट मिल गए जो अपने आप में हैवी वेट है ओके। या जिन्होंने वोट लिया था। हाँ, राजस्थान में भी एक ऐसी सीट है, मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी सीट है जहां पे हम्म, उनको ऐसा कैंडिडेट मिला है जिसने पहले वोट लिया था, जो पहले वो हम्म। अन्य पार्टी से प्रत्याशी था। उनका तो अपना वहां पे अपना दखल है एक अपने स्थानीय तौर पे उनका। हाँ, मतलब उनको वोट पड़ा हुआ है, तो वहां पे कुछ ना कुछ उलटफेर जरूर होगा और कुछ ना कुछ संभावना हो सकती है। उसके अलावा लार्जर जो एक, आप देखिए, मैं 27 सीटों के उपचुनाव की तरफ आपको ले जाऊं, आप चुनावी आंकड़े की बात कर रहे हैं। 27 सीटों का उपचुनाव हुआ था और उसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी ने फाइट किया था। हम्म, वहां स्थिति बड़ी खतरनाक हुई थी। 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट, इससे ऊपर का आंकड़ा नहीं था। और गोरखपुर में भी बहुत ज्यादा भीड़ आई थी। देखिए, योगी जी के सामने चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर भाई, तो वहां भी आंकड़ा मेरे ख्याल में 2-2.5 हजार का रहा था वोटों का। तो अभी बहुत जल्दबाजी हो गई राजनीति में, मुझे लगता है बहुत लंबा करियर बाकी था। एक पत्रकार के तौर पे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम तमाम लोग काफी संसाधन विहीन लोग हैं, हम्म, एक बहुजन पत्रकार के नाते और जो बहुजन पॉलिटिक्स कवर करने के लिए निकले थे, वैभव कुमार, डीएनएन के हम्म, संपादक, आपका जी। अनुभव क्या रहा? कितना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में बहुत संसाधन लगते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कई बार हम लोग वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, खुद कैमरा पकड़ना होता है, खुद रैली कवर करनी होती है, खुद ट्रेवल करना होता है। कई बार लोग सपोर्ट करते हैं, मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते। आपका अनुभव कैसा रहा? कितनी मुश्किलें मेरा आई? अनुभव, मैं मुश्किल बहुत आई, मुश्किल कम नहीं आई, बहुत चुनौतियां रही। और मैंने अपनी लिमिट्स को पार किया, तो मुझे पता भी लग गया कि जो ह्यूमन लिमिट होती है ना, वो बेसिकली इनफाइनाइट ही होती है। अगर आप सोचेंगे कि आप यहाँ थक गए, तो आप थकते नहीं है। और आप, हाँ, बेसिकली कंफर्ट आपको थकाता है। जब आप कंफर्ट में होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है थकने का, आराम करने का, आप थक जाते हैं। जब ऑप्शन ही नहीं होता, जब मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति आती है, तो आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। बहुजन मीडिया के रूप में चुनौती बहुत आई। ट्रैवल करना है, संसाधन चाहिए आपको, गाड़ियों में तेल चाहिए। हमने जनता से अपील भी करी, जनता ने हमको मदद भी करी थोड़ी थोड़ी करके। लोगों ने 20-20 रुपए भी दिए, 50 रुपए भी दिए। हम उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन चुनौती ये थी, एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ। सतना से मुझे बिलासपुर से सतना आना था। मैंने सतना की रैली कवर की, बहन मायावती की, और अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। वहां मैं कैमरामैन के साथ गया था। और होने को तो मैं ड्राइवर को ले जाने की कोशिश कर रहा ताकि मैं फ्री रहूं, क्योंकि आपको पता है रैली कवर करने में 6 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, 5 घंटे। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। 10 बजे अपना कैमरा मीडिया मंच पे लगा देंगे, तो आपको बहन जी या जो भी नेता है, जिस भी रैली में आप जाते हैं, 2-2:30 बजे खत्म होगी। फिर आप जनता से बात करें तो 3-4-5-6 घंटे का पूरा काम है। तो मैं अपनी गाड़ी को मैंने सतना में पार्क किया। मैं ट्रेन में बैठ के सतना बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस से बिलासपुर चला गया। मुझे देखना था कि साहब कांशीराम की जो धरती है, जो उनकी तैयार की हुई, कैसी है। तो मैंने देखा और मैंने उसको बहुत अच्छा पाया, उपजाऊ धरती पाया बहुजन मिशन के हिसाब से। वहां से वापस आने की मेरी टिकट ही कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट में रही वो। और विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ गए, कहीं जगह नहीं थी, दिवाली का समय आ गया था। तो आप समझिए कि पूरी 9 घंटे की जर्नी, 11 घंटे की जर्नी करी विदाउट टिकट ट्रेन में। कोई जगह नहीं मिली बैठने की। फोटो तो मैं नहीं खींच पाया, बहुत लोग फोटो खींच के डाल देते हैं कई बार कि कहाँ बैठे थे, जैसे तैसे बैठ के नहीं, उसकी पहुंचे जरूरत नहीं। सतना। हाँ, सतना पहुंचे और सतना पूरी रात नहीं सोई, गाड़ी उठाई, 800 किलोमीटर दिल्ली आ गए 17 घंटे ड्राइव करके। तो ये सब चुनौतियां हैं, झेली। अभी भी कोई आसान नहीं है, पेदापल्ली पहुंचना या सूर्यापेट पहुंचना, दूर दराज के तेलंगाना के इलाके हैं। लेकिन जनता मिल रही है, सपोर्ट करने वाले लोग मिल रहे हैं। बहुत जो व्यूअर हैं, जो उनका प्यार मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है। लोग पूछ लेते हैं कि लंच किया कि नहीं किया, तो यही दिल भर देता है। ये तो एक बहुत बड़ा समर्थन है लोगों का, जो मनोबल बढ़ाता है हमारा। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने एक स्थिति साफ की। मैं तो नहीं जा पाया इस बार, क्योंकि मेरी काफ़ी जी, यात्राएँ हो गई थी और फिर कुछ और जी, काम में उलझा हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि आप घूम रहे हैं, तो आपके ज़रिए एक अपने दलित दस्तक के दर्शकों को जो आकलन है चुनाव का, उसको बताना ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें बताई, स्थिति साफ की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखते रहिए दलित दस्तक और देखते रहिए डीएनएन न्यूज़। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब बहुत करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। जय हिंद। जी, धन्यवाद। जय भीम।